ओके फाइन। देखो आज की क्लास में हम लोग उसी से रिलेटेड करने वाले हैं जो कल किए थे। आज हम लोग एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है। करेक्ट। आखिर आफ्टर ऑल ये जो थर्ड सिलेबस है ना, एलिमेंट ऑफ थर्ड सिलेबस का, कि इसमें हम कहते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है फॉर सिविल सर्वेंट। तो आज हम लोग वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, एथिक्स के बारे में बात करेंगे, एथिकल डायलेमा के बारे में बात करेंगे। एथिकल डायलेमा जो सोचते हो ऐसा नहीं है कि वही है, आज क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा और भी चीज़, समझ गए ना। और उसके बाद आज जो कहते हैं कि जर्नी जो है एथिकल वैल्यूज़ का, दैट इज़ ए इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का 360 एंगल देखेंगे कि इंटीग्रिटी होता क्या है, उसको ब्रॉडर वे में उसको देखेंगे। कल एक छोटा सा डेफिनेशन दे दिया था मैंने, करेक्ट, कि ऑनेस्ट होना, सुपर ऑनेस्ट होना और नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होना। तो ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन है, बट इन टुडेज क्लास विल ट्राई टू व्यू द इंटीग्रिटी थ्रू 360 डिग्री एंगल। ठीक है, उसमें देखने का प्रयास रहेगा। आज हम लोग समझते हैं कि देखो, लिखना नहीं है, एथिक्स एंड वैल्यूज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एथिक्स, अब हम लोग पेपर में पढ़ते हैं एथिक्स, करेक्ट। एथिक्स का मतलब क्या होता है, डू और डोंट्स, जो करना, कुछ चीज़ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, यही होता है एथिक्स। वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि जो बिलीव को ऊपर हम आइडिया को बिलीव में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो बिलीव जो हमारे साथ चलता है और हमारा एक इस पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाता है, उसी को हम वैल्यूज़ कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको दोनों को रिलेट करके कहते हैं कि एथिकल वैल्यूज़ क्या क्या है। तो एक सिविल सर्वेंट में बहुत सारा एथिकल वैल्यूज़ की आवश्यकता है। एथिक्स, यदि मैं प्रैक्टिकल एथिक्स के बारे में बात करूं, तो प्रैक्टिकल एथिक्स के बारे में बात करूंगा तो यही बात है कि हम अपना ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्शन किस चीज़ को हम ज़्यादा महत्व देंगे। हम उसी चीज़ को महत्व देंगे या फिर वैसा ही महत्व देंगे जैसा हम सोचेंगे, करेक्ट। यदि हम डिसऑनेस्ट ऑफिसर हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका होगा या कोर्स ऑफ एक्शन में हमारा जो भी वैल्यूज़ इंगेज रहेगा वो ऐसा ही दिखेगा हमें। तो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू हैव अ करेक्ट वैल्यू सिस्टम, स्पेशली फॉर द सिविल सर्वेंट। समझ गए ना। जहाँ तक सवाल है वैल्यूज़ का, देखो एथिक्स जानते हो, जहाँ तक सवाल है वैल्यूज़ का, देखो वैल्यूज़ कैन बी मैनी टाइप्स, ये बताएंगे। मगर देखो वैल्यूज़ क्या हो सकता है, या तो वैल्यूज़ कैन बी एथिकल वन, या तो वैल्यू एथिकल हो सकता है, या तो वैल्यू अनएथिकल हो सकता है ना। समझ रहे हो। एथिकल वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि जो एथिकली करेक्ट हो, मॉरली करेक्ट हो, जैसे तुम्हारा ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये क्या है, सब एथिकल वैल्यूज़ है कि नहीं है। अनएथिकल का मतलब क्या, ग्रीडीनेस हो गया, है ना, ग्रीडीनेस हो गया, और भी बहुत सारा डिसऑनेस्टी, ये सब क्या हुआ, अनएथिकल हुआ। और एक जो थर्ड पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एथिकली न्यूट्रल वैल्यूज। ये एथिकली न्यूट्रल वैल्यूज है। जैसे एग्जांपल हुआ तुम्हारा एम्बिशन, जैसे तुम्हारा विश। देखो एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं हम दोनों तरीके से, या तो एथिकल तरीके से कर सकते हैं या फिर अनएथिकल तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये न्यूट्रल वैल्यूज है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। हम अपने एम्बिशन को गलत तरीके से भी कर सकते हैं पूरा, और हम सही तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू जो पूरा डिपेंड करता है कि डूअर क्या कर रहा है, ये सभी क्या है, एथिकली न्यूट्रल वैल्यूज है। उसमें एथिकल लाइन है, वो लाइन कभी भी ब्लड हो सकता है, कभी भी अनएथिकल के पास पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है कि डूअर कौन है इसका। एक अच्छा ऑफिसर, एक या अच्छा ईमानदार विद्यार्थी का जो एम्बिशन होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, एथिकल वैल्यूज होगा ना। एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज इक्वल टू एथिकल वैल्यूज हो जाएगा उसका। मगर यहाँ पे मान लो कि एक हम बात करते हैं क्रिमिनल का, तो ये एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज उसके लिए क्या हो जाएगा, अनएथिकल वैल्यूज हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन पे डिपेंड करता है। समझ गए ना। ये लिख लो, छोटा सा लिख लो ये, क्योंकि अभी इसके बारे में चर्चा होगा, एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज के बारे में चर्चा होगा जब हम एथिकल डायलेमा के बारे में बात करेंगे। तेजी से लिख लो, तेजी से। यदि मैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज के बारे में बात करूं, ये तो वैल्यूज हो गया है, कितने टाइप्स के वैल्यूज हो सकते हैं, वैल्यूज कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो वैल्यूज बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज का बात करते हैं, और एक होता है तुम्हारा एस्पिरेशनल वैल्यूज।
एस्पिरेशनल वैल्यूज। देखो ये क्या है तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज का मतलब क्या कि द थिंग्स, द वे थिंग्स आर, द वे जैसा है वैसा, द वे थिंग्स आर, जो जैसा है वैसा ही। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा डूज और डोंट्स होगा। जैसे कि एक कंट्री में ये कहा जाएगा कि ये करना है और ये नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव है, जिसको बोला गया कि यस आपको ये करना है ये नहीं करना है, समझ रहे हो ना। यानी कि डूज और डोंट्स हो जाएगा, यानी कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, ये डिस्क्रिप्टिव है। तो द थिंग्स, द वे थिंग्स आर, जो चीज है वहां पे। मैं एस्पिरेशनल वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एस्पिरेशनल वैल्यूज का मतलब है कि द थिंग्स आउट टू बी, ये कैसा होना चाहिए, थिंग्स आउट टू बी। आउट टू बी का मतलब क्या था? आउट टू बी, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि ये चीज हमें बहुत सारा कल्चर में मिलता है देखने को, हमारा रिलीजन में देखने को मिलता है। जैसे बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, यानी ये कैसा हो, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह हो। तो फैमिली की तरह होने का मतलब क्या? कंपैशन हो, लव हो। ये हमें सिखाता है कि इस तरह का वैल्यू सिस्टम आपके अंदर होना चाहिए। और ये क्या है कि जैसा है वैसा ही है, आपको ये फॉलो करना होगा, इस वैल्यू को फॉलो करना होगा, इसको फॉलो नहीं करना होगा। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना कि ये है, पहले से ही प्रेजेंट है। इसमें क्या है कि हम डिजायर है कि हम कौन सा वैल्यूज को पाना चाहते हैं, अंदर समझ रहे हो ना। ये एज इट इज है, ये हम पाना चाहते हैं और ये चीज़ हमें सब चीज़ में मिल जाता है। ये हमको कल्चर में मिल जाता है, रिलीजन में मिल जाता है। जैसे लव हो गया, लव करो, रेस्पेक्ट करो, हार्मोनी, पीस, ये सब हमें रिलीजन या कल्चर या ट्रेडिशन में हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात है कि एथिकल डायलेमा क्या, पे तेजी से लिख लेना, बहुत कुछ करवाना है इसलिए जल्दी से बताएंगे। एथिकल डायलेमा देखो, एथिकल डायलेमा क्या होता है? देखो एथिकल डायलेमा मतलब होता है कि हम ऐसा सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट एथिकल वैल्यूज, यानी कि एक और दो एथिकल वैल्यूज से हम कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैं ध्यान रखना होगा कि ये एथिकल वैल्यूज का बात है, ये अनएथिकल वैल्यूज का बात नहीं है, या एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज का बात नहीं है, ये एथिकल वैल्यूज के बारे में बात है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे लेट से यहाँ पे हम बात किए काइंडनेस वर्सेस जस्टिस का बात करते हैं हम। देखो दोनों ही क्या है, एथिकल वैल्यूज है कि नहीं है, समझ में आया है? दोनों ही क्या है, एथिकल वैल्यूज है। तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, फंस गए धर्म संकट में। अब कोई बोलेगा कि सर एथिकल डायलेमा मतलब ये भी होता है क्या, काइंडनेस वर्सेस योर वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ है, समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल देखो, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है इसी तरह। जैसे एग्जांपल देखो, ऑनेस्टी वर्सेस पर्सनल सक्सेस। कहोगे कि सर ये दोनों के बीच में हम फंस गए, तो ये फंसने वाला बात क्या है? ये चीज क्या है तुम्हारा? पर्सनल सक्सेस क्या हो सकता है? अच्छी बात है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, सक्सेस होना चाहिए। मगर ये सक्सेस क्या है? एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज है। ये डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपका टेढ़ा वाला बुद्धि हो तो अनएथिकल की तरफ मूव कर जाओगे, तो ये होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ऑनेस्टी वर्सेस पर्सनल सक्सेस कभी भी एथिकल डायलेमा नहीं हो सकता। एथिकल डायलेमा होने के लिए दो वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, समझ गए ना। आप केस स्टडी में भी ये चीज का ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यूज क्या होना चाहिए, एथिकल वन होना चाहिए। यदि एथिकल वन नहीं है तो एथिकल डायलेमा नहीं है। तो एथिकल डायलेमा समझ गए ना। ट्रू एथिकल डायलेमा का मतलब है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रू, ये ट्रू एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, ये ट्रू एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, अनएथिकल नहीं होना चाहिए, एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल, ऑनेस्टी वर्सेस पर्सनल सक्सेस। ऑनेस्टी क्या है? ट्रू एथिकल वैल्यूज है, और पर्सनल सक्सेस क्या होता है? एम्बिशन ही है जी, एथिकल न्यूट्रल वैल्यूज हो गया। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता, क्यों? अब कैसे ये दोनों में चुन सकते हो? दोनों अलग कैटेगरी का है। जैसे बात करोगे अनएथिकल वैल्यूज, तुम बात करोगे काइंडनेस वर्सेस वेस्टेड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे डिसऑनेस्टी डाल दो, काइंडनेस वर्सेस डिसऑनेस्टी में कैसे बोल सकते हो कि हम उसमें फंस गए धर्म संकट में? तो डिसऑनेस्टी तो पहले से ही तुम्हारा बेकार चीज है, उसको हटा दो साइड में। तो कहने का मतलब ट्रू एथिकल डायलेमा जो है वो तभी हो सकता है जब हम एथिकल वैल्यूज, सिमिलर मॉडल एथिकल वैल्यूज हम देखते हैं, तब जाकर हो सकता है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं कि एथिकल डायलेमा को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम अप्रोच करेंगे एथिकल डायलेमा को खत्म करने के लिए। देखो केस स्टडी में भी बहुत हेल्प होगा तुम्हारा। यदि केस स्टडी जो करते हो ना, वहां पे भी ये सब पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग। लिख लिए ना, छोटे छोटे वर्ड लिख लिए ना अपने हिसाब से, हाँ लिख लेना।
अब वही चीज़ रिपीट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसे थोड़ा सा स्पीड बताना चाहिए भी हमको। देखो जैसे एग्जांपल है कि हाउ टू डील द एथिकल डायलेमा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, गोल्स ऑफ सिस्टम ऑफ एथिक्स। एक तरह से कह सकते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसकी वजह से हम एथिकल डायलेमा को सुलझा सकते हैं। टू डील विथ, ये क्या है तुम्हारा, टू डील विथ एथिकल डायलेमा, पूरा लिख लो। एथिकल डायलेमा को डील करने का तरीका है गोल्स ऑफ सिस्टम ऑफ एथिक्स। इसमें पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यस वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमको डिफाइन करना होगा कि एस्पिरेशनल वैल्यूज क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बी। जैसे हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, तो एस्पिरेशनल वैल्यूज हुआ कि नहीं हुआ, पहले डिफाइन करना होगा एस्पिरेशनल वैल्यूज क्या है। नंबर 1 समझ में आ रहा है ना, नंबर 1। जैसे एग्जांपल देख लो, कहां से करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, तो इसके लिए बहुत सारे कोड है। एक बेस्ट कोड देख लो, वर्ल्ड बैंक कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, तो वहां से देख सकते हैं हम लोग। उसमें दिया गया है कि एस्पिरेशनल वैल्यूज में क्या क्या चीज होता है, कैसा कैसा होता है, तो एक पूरी तरीके से तुमको डिक्शनरी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था ना कि पब्लिक सेफ्टी वाला बिल जो था, वो जो भी ड्राफ्ट था 2006 का, है ना, उसी तरह 1998 का जो तुम्हारा OECD का था। ऑन सिमिलर लाइन वर्ल्ड बैंक कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, उसमें देखेंगे कि हाँ, और डिफाइन करेंगे कि हमारा एस्पिरेशनल वैल्यूज क्या है। जैसे ऑनेस्टी को डिफाइन किया जाएगा उसमें अच्छे से, कि ऑनेस्टी मतलब ये होता है, ये अचीव करना होता है। तो पहले हमने वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, डिफाइन करने के बाद कोशिश करेंगे कि हम अलाइन करेंगे किसको किसके साथ, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज को अलाइन डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज विथ एस्पिरेशनल वैल्यूज। डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज का मतलब क्या कि यस थिंग्स ये है, और एस्पिरेशन जो पाना चाहते हैं, तो जो पाना चाहते हैं वो चीज ऐसा है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, यानी कि उसको हम उतारना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो ये हमारा एस्पिरेशनल वैल्यूज का मतलब क्या है, जो चीज हम अचीव करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज का मतलब जो चीज ऐसा ही है, तो जो चीज पाना चाहते हैं उसको ऐसा ही बनाना पड़ेगा पहले, तब ना उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना ये। अब इसके लिए क्या करोगे, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, एस्पिरेशनल वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत तरीका है आपके पास। यस गाइडेंस दो, फॉर डैट गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कैसे ऑनेस्टी के साथ कैसे पेश किया जाता है, काइंडनेस के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ये ट्रेनिंग होना चाहिए। समझे, कंप्लायंस करना चाहिए। कंप्लायंस यदि तुम ठीक से नहीं करते तो उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकता है तुम्हारा। कंप्लायंस इन्फोर्समेंट होना चाहिए। थर्ड वन इज अ पॉजिटिव इंसेंटिव, यदि बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको पॉजिटिव इंसेंटिव दो, उसका मनोबल और हाई होगा, और जो पीयर वाले अलग से लोग बैठे हुए हैं उसके लिए भी तुम्हारा एक तरह से बूस्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंसेंटिव दो। तो ये तरीका है जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज को एस्पिरेशनल वैल्यू से लिंक कर सकते हैं बाय वेरियस मैकेनिज्म्स। फर्स्ट वन इज गाइडिंग एंड ट्रेनिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, कंप्लायंस इन्फोर्समेंट, यदि गलत कोई काम करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दो, समझ गए ना। अब पॉजिटिव इंसेंटिव की देखे, पॉजिटिव चीज देख के उसको। तो अब देखो इसमें समझो, अब उसके बाद कोशिश क्या किया जाए, थर्ड वन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हुआ, थर्ड वन देखो वहीं पे क्लिक कर देना। थर्ड वन में क्या होगा तुम्हारा, मिनिमाइज एथिकल डायलेमा। देखो मिनिमाइज ही कर सकते हो, कभी पूरा खत्म नहीं कर सकते हो। कोई कहेगा कि सर आई कैन रिमूव टोटली एथिकल डायलेमा, तो ये नहीं होने वाला। एथिकल डायलेमा को जितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं उतना बेटर है। क्यों, अरे भाई जब फाइट हो रहा है ऑनेस्टी और बीच में काइंडनेस का, तो तुम कैसे एक को खत्म कर सकते हो, दोनों ही रहेगा वहाँ पे। तुम देखो कि उस सिचुएशन में जो सबसे मोस्ट सुइटेबल क्या है उसको तुम चुनोगे, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, मिनिमाइज करो एथिकल डायलेमा को। अब मिनिमाइज कैसे करोगे, ये भी मैकेनिज्म होना चाहिए। इसमें हम बोले कि डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज को एस्पिरेशनल वैल्यूज से लिंक करने के लिए ये मैकेनिज्म है तुम्हारे पास। तो ऑन सिमिलर लाइन एथिकल डायलेमा को खत्म करने के लिए, जो धर्म संकट है उसको खत्म करने के लिए भी बहुत सारा मैकेनिज्म होना चाहिए। एक बेस्ट मैकेनिज्म क्या है, देखो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, सुनते रहना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है कि यस कि तुम इतना इतना काम करो, हाँ इतना 10 आवर्स दिया जाता है कि तुमको 10 आवर्स के अंदर ये परफॉर्म करना है। बस सबसे बड़ी बात है कि 10 आवर्स तो बोल दिए, मगर रास्ता नहीं बताया उसको तुम, वो कुछ भी कर रहा है, वो डिसऑनेस्ट तरीके से उस चीज़ को अचीव कर रहा है, तो गलत बात है कि नहीं है। और तुम बोलो कि ये मेरा सक्सेस रहा,
तो पहले तो आपको सक्सेस का डेफिनेशन चेंज करना होगा ताकि एथिकल वैल्यूज उसमें इंप्लीमेंट हो सके। ये चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हम केवल बोले कि तुमको 10 घंटा काम करके हमको दो और वही हमारा सक्सेस होगा, तो गलत बात होगा कि नहीं होगा? पहले हम सक्सेस को डिफाइन करें कि सक्सेस वो चीज़ है जिसमें एथिकल वैल्यूज होना चाहिए, तब सही सक्सेस माना जाएगा उस चीज़ को। तो एथिकल डायलेमा को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है, ये जरूरी है कि हम क्या करें कि एडजस्ट करें, एडजस्ट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। सक्सेस का जो क्राइटेरिया है ना उसको हम वो करें, एडजस्ट करें कि सक्सेस का मतलब ये होता है, हम ईमानदारी से हमें काम करना होगा तभी जाकर हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और मीन्स और एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। यदि मैं किसी को कह दूं कि बाबू कभी एंड में जो हुआ वही सक्सेस है, तो आदमी तो कुछ भी कर लेगा। और यदि मैं उसको डिफाइन कर दूं कि देखो एंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मीन्स है, तो सावधानी होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल यही चीज़ करना है, एडजस्ट करना है आपको सक्सेस का जो डेफिनेशन है, समझ गए? और जो प्रेशर है, जो प्रेशर होता है अनएथिकल होने का, जो प्रेशर फॉर पुशिंग टू, लिखो प्रेशर फॉर पुशिंग टूवर्ड्स अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल, इसको क्या करना, रिमूव कर देना है। कि जो जिस प्रेशर की वजह से लोग सब क्या होता है कि अनएथिकल बिहेवियर की तरफ मूव करते हैं, उसको ही खत्म कर देना है। अब 10 घंटा एकदम ऐसा उसको बोले कि 10 घंटा में काम करना ही है, तब हो सकता है कि वो उसके मन में वो मोटिवेशन ना मिले और वो गलत काम कर जाए। तो ये जो मैनेजमेंट है यही खत्म कर दो पहले हम, यानी किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर होगा तो अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है ना? देखो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 का बात करूँ, यस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट। इससे भी कर सकते हो कि आपका अपने इंटरेस्ट के बारे में आपको पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हो उसके बारे में यदि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, ओपन हो, तो आराम से कर लोगे चीज़ों को। नहीं दिखाई दे रहा क्या? यहाँ पे देखो, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट, कान खोल के अच्छे सुनो। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके बारे में हम ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि हम अवेयर हैं जो हम चीज़ करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि एक केस को डील कर रहे हैं, उसमें हम अवेयर है कि ऑनेस्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जस्टिस, तो हम ऑनेस्टी को काम करेंगे। उस केस को डील कर रहे हैं, उस केस में हमें लग रहा है कि नो, जस्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी से, तो हम जस्टिस को ध्यान देंगे। तो यानी कि सिचुएशन से अवेयर रहना, अपने इंटरेस्ट से अवेयर रहना, समझ गए ना? और दूसरा क्या है तुम्हारा, एडवाइस। ये मैकेनिज्म भी पूरी तरीके से खुला रहना चाहिए, एडवाइस वाला मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करके ना हम कोशिश करेंगे एथिकल डायलेमा को कम किया जाए, खत्म किया जाए। समझ में आ गया ना? तो उसके लिए देखो, अब हमने ये कर दिया, ये हम चीज़ कर दिया। अब इसके लिए देखो चौथा पॉइंट क्या है कि इसके लिए हमें फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। फ्रेमवर्क यानी कि एक रास्ता तैयार करना होगा फॉर रिजॉल्विंग, फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा को खत्म करने के लिए हमें फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। फ्रेमवर्क कैसा? अब चलो ये तो तुमने बात कर दिया, अपना ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया, मजा ही नहीं कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी लोग बात मान रहा है, ये तो तुमने मुंह से बोला है। उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, उसके लिए कुछ बॉडी होना चाहिए। यदि कोई बात नहीं माना तो कहीं तो एड्रेस करे वो। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? कहीं तो एड्रेस करे, तो उसके लिए ओम्बड्समैन होना चाहिए। ओम्बड्समैन पता है ना, ग्रीवांसल रेडिसल मैकेनिज्म, जहाँ पे यदि बात नहीं हुआ तो वहाँ जाके हम फाइल करवा सकते हैं अपना केस। तो बिल्कुल यदि हमको रिजॉल्व करना है एथिकल डायलेमा को, तो यस हमारे पास ओम्बड्समैन होना चाहिए। लिख लो यहाँ पे, जैसे इस बार लाया गया कि नहीं लाया गया, उसके लिए एनबीएफसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ, बैंक से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सबको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, फोन करो टोल फ्री नंबर पे, वो अपने आप तुमको सॉल्व कर देगा। तो ओम्बड्समैन होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि यस विसल ब्लोअर जो है, विसल ब्लोअर बताए थे ना कल, या तो ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का आदमी हो सकता है या बाहर का आदमी हो सकता है, जो बताए कि ये त्रुटि है, इस ऑर्गेनाइजेशन में गलत काम किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। उसको यदि प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो कहाँ से पता चलेगा कि क्या अंदर क्या धर्म संकट चल रहा था? समझ गए ना? तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है एथिकल डायलेमा को खत्म करने के लिए। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो क्या बताया है तुम लोग को यहाँ पे कि गोल्स ऑफ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ये जो तरीका है, ये तरीका पूरी तरीके से डील करता है कैसे एथिकल डायलेमा को खत्म करें। पहला क्या है कि पहले समझना हो कि एस्पिरेशनल वैल्यूज क्या, कौन सा वैल्यूज को लेके चलना चाहते हैं हम लोग, समझे ना? तो उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए कहीं से। तो ऐसा बहुत सारा संस्था है, एक एग्जांपल देखो, वर्ल्ड बैंक कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वहाँ से हम देख लिए कि चलो एस्पिरेशनल वैल्यूज का मतलब ये है, समझ गए? दूसरा क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज है, डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज मतलब ये हमको करना चाहिए और हमें ये डिजायर्ड है, ये हमें पाना चाहिए। तो दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा, और इंटरलिंक करने के लिए गाइडेंस और ट्रेनिंग की जरूरत है।
ठीक है। अब ऑनेस्टी कैसे परफॉर्म किया जाए, ट्रेनिंग और गाइडेंस करके। उसी तरह कंप्लायंस इन्फोर्समेंट, यदि नहीं हुआ तो पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और पॉजिटिव इंसेंटिव देके। उसके बाद थर्ड है कि कैसे एथिकल डायलामा को कम किया जाए। एथिकल डायलामा को कम करने के लिए मैकेनिज्म बहुत सारा है। सक्सेस का जो डेफिनेशन है उसी को एडजस्ट कर दिए, समझ गए ना। इसमें क्या है कि जो जिस प्रेशर के वजह से अनएथिकल बिहेवियर कर रहा था उसको ही खत्म कर दिए। ट्रांसपेरेंट इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट, आप जो करना चाहते हो सिचुएशन में उसके बारे में आप ट्रांसपेरेंट हो, आप अवेयर हो उस चीज़ को लेके, है ना। एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोई एडवाइस दे देगा, अच्छा ये है, अपने आप हो जाता है। उसके बाद यदि फ्रेमवर्क बात करूँ तो ये सब चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि ये तो बोला हुआ चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि माना जाएगा। तो फ्रेमवर्क क्या है, ओम्बड्समैन हो गया, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, और इससे तुम्हारा जो भी एथिकल डायलेमा है एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से अप्रोचेस। ये अप्रोच क्या होना चाहिए कि कैसे हम लोग को ख़त्म करना चाहिए। यदि कोई भी हमारा वर्क हो तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इंक भर लेते हैं, देन आई विल डिस्कस। बताओ इससे कोई रिलेटेड कंफ्यूजन है तो यस यू कैन आस्क मी। कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट? अभिषेक, कोई डाउट है या फिर कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ओपन एंडेड है। कुछ वैल्यू एडिशन करना है जी, बोलो। सुनील, कोई और लगता है कुछ हो सकता है इसके अंदर? बताओ, जब तक इंक भरते हैं तब तक बताओ कुछ। बिल्कुल वही है तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट। आप जो कर रहे हो उसके बारे में अवेयर होना, इसको कह सकते हो कि अवेयर ऑफ द सिचुएशन भी कह सकते हो, वही सेम चीज़ है। लिख लो अवेयर ऑफ द सिचुएशन, लिख लो ब्रैकेट में जाकर वहाँ पे। सुनना नहीं है, सुनने ज़्यादा लिखना है बच्चे लोग को, यहाँ पे भूल जाएगा तुम लोग, सुन के लिखो वहाँ पे नोट करके। और उतना दिमाग भी आइंस्टाइन वाला दिमाग नहीं है तुम लोग का, लिखा करो वहाँ पे, एक एक पॉइंट लिखा करो। और एग्जाम्पल एक है 10 एग्जाम्पल दिया करो वहाँ पे। यहाँ पे बात करेंगे अप्रोच, किस अप्रोच से हम लोग कर सकते हैं और कौन सा अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए अप्रोच होना चाहिए ताकि एथिकल डायलेमा खत्म हो, नंबर 1, और हम वैल्यूज़ के साथ हम चल सकें। तो यस वी हैव मैनी अप्रोचेस, तो उसमें हम 2 अप्रोच के बारे में बात करेंगे। अप्रोच देखो, यस वी हैव 2 अप्रोचेस। नंबर 1 इज योर कंप्लायंस अप्रोचेस, compliance based approach, and second one is your integrity based approach। देखो कंप्लायंस बेस्ड का मतलब क्या होता है। कंप्लायंस बेस्ड में देखो ये एक तरह से मैंडेटरी तुम्हारा रूल्स, यस कंप्लायंस का मतलब ही होता है ना कि तुमको फॉलो करना होगा। ये मैंडेटरी रूल्स किसके लिए, प्रिस्क्रिप्टिव। जानते हो प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, एज यू नो डैट प्रिस्क्रिप्टिव, हाँ प्रिस्क्राइब, ये होना चाहिए यानी कि डूज, ये करना है आपको। प्रोस्क्रिप्टिव, देखो बस ई को चेंज कर दो ओ से, प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, डोंट्स, ये नहीं करना है तुमको, समझे ना। यदि तुम करते हो, यदि तुम इसके बाद भी करते हो तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यहाँ पे एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यदि कोई तरह का इसमें त्रुटि आया तो तुमको बोला है कि ये फलना चीज़ नहीं करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो ये नहीं करना है, एक जो भी गोपनीय रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं करना है, तुमने कर दिया तो तुम्हारे ऊपर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, क्योंकि तुमको कहा गया था कि नहीं करने के लिए, है ना। तो यही बोला गया अप्रोच, क्या अप्रोच हो सकता है कोई भी वैल्यू सिस्टम को निभाने के लिए। तो एक क्या है कि डूज और डोंट्स को फॉलो करना, आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, हाँ पेनल्टी लग सकता है आपके ऊपर, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। यदि कंप्लायंस नहीं किए, नॉन कंप्लायंस लिख लो वहाँ पे, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, तो पेनल्टी भी लग सकता है। ये तुम्हारा कंप्लायंट बेस्ड है। जहाँ तक सवाल है इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच का, तो इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ, हम जो करेंगे ये पूरी तरीके से क्या हुआ, इंटीग्रिटी बेस्ड होगा, यानी कि एथिकल वैल्यूज पे टिका होगा कि एथिकल वैल्यूज को कितना फॉलो करके हम काम कर रहे हैं कोई चीज़ को। इसमें डूज और डोंट्स, इसमें आपको ये बोला गया, उसमें एथिकल वैल्यूज हो रहा है नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है। इसमें क्या कि यस यू हैव टू वर्क फ्रॉम एथिकल वैल्यूज, ये एथिकल वैल्यूज के साथ काम करना होगा आपको।
इसमें सोशलाइजेशन का बात होगा कि आप सोशलाइजेशन वाला प्रिंसिपल को यूज कर कितना आप अच्छा काम कर रहे हो। सोशलाइजेशन मतलब लोगों के बीच में रह के, लोगों का भी दुख दर्द समझ के, कंपैशन, लव, सिंपैथी, एम्पैथी, सभी चीज समझ गए ना। और इसको बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है कि यस यू कैन गिव इंसेंटिव, आप इंसेंटिव दे सकते हो किसके लिए, फॉर एथिकल बिहेवियर। अच्छा ऐसा ऐसा काम करो हम तुमको ये देंगे, तो पॉजिटिव रिवार्ड देना उसको, तो अपने आप काम हो जाएगा अच्छे से। तो पूछा जाता है कि कौन सा बढ़िया है। जैसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि कंट्री को रूल करता है कौन, मैन, ह्यूमन बीइंग लिखो, ये ह्यूमन बीइंग हो गया है, समझ गए। कंट्री को गवर्न करता है कौन, ह्यूमन बीइंग करता है। आप देखो इसमें समझना होगा तुम लोग को कि यदि ह्यूमन बीइंग एंजल्स होता तो क्यों इतना रूल और रेगुलेशंस है कि नहीं है, इतना रूल और रेगुलेशन की क्या जरूरत होता। तो हम रूल्स और रेगुलेशन इसलिए रखते हैं ताकि ह्यूमन बीइंग अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ काम कर सके। कोई कहेगा कि नहीं सर कंप्लायंस बेस्ड सबसे बढ़िया है, कोई कहेगा कि नहीं इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच बढ़िया है। क्योंकि कंप्लायंस बेस्ड क्या है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, डूज और डोंट्स। इंटीग्रिटी बेस्ड मतलब क्या, एथिकल वैल्यूज के साथ बहुत सारा चीज काम करना है। दो अप्रोच समझ गए ना। मैं बोल रहा हूं कि एक कंट्री को यदि चलाना है, लेट से एक कंट्री को रन करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंट्री को टू रन ए कंट्री, तो कौन सा बेस्ट मॉडल होगा, कंप्लायंस बेस्ड होगा कि इंटीग्रिटी बेस्ड होगा, या फिर दोनों होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कभी भी एक से काम नहीं चल सकता है ये, क्योंकि ये ब्रैकेट भी पूरा खुला हुआ है। जो सिचुएशन है सिचुएशन के हिसाब से ये मैच नहीं करेगा। डू और डोंट्स में हर समय ब्लैक और व्हाइट में नहीं होता है कोई भी चीज, उसके बीच में ग्रे एरियाज भी आता है। ग्रे एरियाज में अपना दिमाग विवेक से चीज़ों को सुलझाया जाता है कि नहीं है। अब जैसे इसमें देख लो, एक कंट्री को रन करना है तो कंप्लायंस बेस्ड भी होना चाहिए। कंप्लायंस बेस्ड का मतलब क्या हुआ, रूल और रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा कोई भी चीज़, तो क्या हुआ, कंप्लायंस बेस्ड हुआ। कोई गलत काम करेगा तो उसको पेनल्टी भी होगा, है कि नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम कर देगा तो उसको हम कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए भी तैयार है। कंप्लायंस बेस्ड हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच मतलब क्या है। अब कोई गरीब आदमी है जो मर्डर कर बैठा है, क्यों घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, लेट्स एग्जांपल, तो उसको लॉ के नज़र से देखे तो गलत काम किया है, मगर हम इस बेसिस पे देखें तो बेचारा बहुत संकट में था, वो कुछ नहीं कर पाता वो, तो ये अप्रोच भी जरूरी है कि नहीं है। इसलिए एक वास्ट कंट्री को या कोई भी कंट्री को गवर्न करने के लिए दोनों अप्रोच की जरूरत है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन को भी रन करने के लिए दोनों अप्रोच की जरूरत है। समझ रहे हो ना। तो ये तो कंट्री के बारे में दिए, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिचुएशन, हर एक चीज में ही बहुत जरूरी है, और स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डूज और डोंट्स पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ही खेला है कि नहीं है। तो दो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये कि दोनों को कैसे, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हाउ टू बैलेंस बोथ, इसको बैलेंस कैसे करें, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट कह सकते हो, ये सबसे बड़ा तुम्हारा इंपॉर्टेंट टास्क है कि हाउ टू बैलेंस बोथ द अप्रोच, कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच एंड इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच। समझ गए ना। अब बात करेंगे की फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या होने चाहिए। तो ये तो मैंने अप्रोच कर दिया कि कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच कर सकते हो, इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच कर सकते हो, है ना। मगर दोनों कंबाइन करोगे और बैलेंस करोगे तो सबसे अच्छा अप्रोच माना जाएगा। किस चीज के लिए, डील करने के लिए, इस सिचुएशन को डील करने के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर वैल्यूज हो। देखो जहां तक सवाल है तुम्हारा सिलेबस का ही की फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, वही जो अभी तक पढ़े हो। अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड वन इज योर इंटीग्रिटी, इनफैक्ट इंटीग्रिटी पहला है, ठीक है ना, इसे लिख रहे हैं। इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, कोई फेवर नहीं करना किसी को। पार्टिजनशिप, HIP होगा, ठीक है। स्पेलिंग तो होप सो तुम लोग जानते होगे। ऑब्जेक्टिविटी,
कल बता दिए थे ना ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, याद है? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस को लेकर डिवोटी रहना, डेडिकेशन रहना, समझ गए ना? और पेरिफेरल तुम्हारा क्या किया? यू शुड हैव टॉलरेंस वैल्यू, टॉलरेंस, सिंपैथी, एम्पैथी एंड सो ऑन। ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम ऑल टुगेदर इंटीग्रिटी के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ को समझना है। जो की फाउंडेशनल है ना जी वैल्यूज़ सिविल सर्विस के लिए, उसको हम बारीकी से देखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में वही चीज़ बताया ही गया कि क्या क्या वैल्यूज़ हो सकता है और इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ जो कि चाहिए होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए। तो क्या होता है, तुम अपना ध्यान से बताओ क्या होता है इंटीग्रिटी, बताओ तो क्या होता है इंटीग्रिटी, एक डिफाइन करो पहले। तो एग्जाम पहले बताओ डेफिनेशन क्या होता है इंटीग्रिटी का, अभिषेक जल्दी बताओ। हाँ, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? बोलो। ओके, हाँ तुम बोलो कोमल, क्या होता है इंटीग्रिटी? तो ऑनेस्टी नहीं बोल सकते हम उसके लिए, तो फिर इंटीग्रिटी क्या है हम बोले? ओके, यदि वेस्टेड इंटरेस्ट ही हमारा ऐसा हो तो तब इंटीग्रिटी नहीं होगा ना, तभी भी इंटीग्रिटी हो सकता है। बोलो। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्लियर करना होगा पहले। सही बात है, तुम्हारा समझ में आया क्या बोल रहा है ये? यदि काम ही डिसऑनेस्ट वाला दिया गया और हम इंटीग्रिटी के साथ करें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं और वो काम कर दे रहे हैं। जैसे मान लो कि एक किसी को चोरी करना है बैंक का, तो उसके लिए इंटीग्रिटी क्या है? किसी तरह पैसा निकालना, काम तो डिसऑनेस्ट है, तो क्या हम इसको इंटीग्रिटी बोल सकते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, आई एम गिविंग द क्वेश्चन मार्क। मैं खोलूंगा अभी ब्रैकेट इसका। बोलो क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब? प्रॉपर बैलेंसिंग बोल रहे हो, तो प्रॉपर बैलेंसिंग कभी नहीं हो सकता है इंटीग्रिटी। सबको सर लेके चलता है, जैसे कि जितने भी एथिकल और मोरल वैल्यूज है सर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सबको मेंटेन करके चलता है। नो डाउट, नो डाउट, इससे निकलता है सभी चीज़, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। हाँ बोलो, तुम अब बताएं, बात करेंगे, तुम बताओ कुछ। यस यू टेल मी। सर क्यों जुड़े, जल्दी कर। तो कल बताए थे कुछ इंटीग्रिटी का मतलब, सॉरी कल क्या था हमारा इंटीग्रिटी का मतलब? हाँ, सिंगल वर्ड था, सुपर ऑनेस्ट एंड नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, करेक्ट। अब ये तो बहुत वाइडर डेफिनेशन होना चाहिए इसका, तो पहले समझ लो क्या होता है। पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। देखो, अभी तक भारत में जो सबसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा उच्च लेवल का इंटीग्रिटी कोई रखते थे, तो उसमें एक लाल बहादुर शास्त्री भी थे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। लाल बहादुर शास्त्री का कैसे इंटीग्रिटी पता चलता है हमें? देखो मैं बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश से आह्वान किया कि देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम है, खाना कम है हमारे पास, तो क्या आप एक टाइम का फास्टिंग रख सकते हैं क्या? यस, जय जवान जय किसान का नारा वहाँ से चलता है। मगर वो करने से पहले उन्होंने स्वयं खुद किया। ये है इंटीग्रिटी, यानी कि हम दूसरे को करवाने से पहले हम खुद ही कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ इंप्लीमेंट होने वाला वो चीज़ हमारे अंदर है। ये है इंटीग्रिटी, समझ रहे हो ना? यानी कि सुपर ऑनेस्टी हुआ ये केवल हम प्रधानमंत्री हैं इसलिए इस पावर को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो वैल्यूज उसके अंदर भी है। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं कि बाहर का चीज़ हो, इंटीग्रिटी का मतलब है कि हम अंदर क्या सोचते हैं, और जो हम अंदर जो सोचते हैं क्या वो मोरल वैल्यू से कितना इंटरलिंक्ड है।
दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो तुम्हारा डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। यदि तुम जो सोचते हो अंदर वो मोरल वैल्यूज के साथ कोइंसाइड करता है, देन यू कैन से कि इट इज ए इंटीग्रिटी। और यदि वो मोरल वैल्यूज के साथ अटैच नहीं करता है तो उसको तुम नहीं कह सकते हो, उसको तुम कभी भी नहीं कह सकते कि इंटीग्रिटी है। एक चोरी भी चोरी करता है, करेक्ट, एक चोर भी चोरी करता है कि नहीं करता है, तो ये ना कहे कि हमने इंटीग्रिटी के साथ काम किया है। हाँ, उसके मन में है कि यस हमको चोरी करना है, मगर उसका मोरल वैल्यूज के साथ तो अटैच नहीं है ना वो चीज़। तो मोरल वैल्यूज के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा इनर कोइंसाइडेंस। हाँ, पॉजिटिव मोरल वैल्यूज, पॉजिटिव, बिल्कुल, मोरल वैल्यूज का मतलब ही पॉजिटिव मोरल वैल्यूज हो गए यहाँ, समझ गए ना? तो बिल्कुल इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी एक तरह से ऑनेस्टी है, समझो, ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस भी है और एक्यूरेसी है अपने एक्शन में, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी है, सुपर ऑनेस्टी है, काम भी करेंगे मन के अंदर भी है, समझ, ट्रूथफुलनेस है, कोई लाग लपेट नहीं है, समझ में आ रहा है ना? एट द सेम टाइम एक्यूरेसी है अपने एक्शन को लेके। क्यों? हम व्रत रखे थे इसलिए हम बोल रहे हैं व्रत रखने के लिए, क्योंकि वो हमारा कोइंसाइडेंस हमारे वैल्यू से बहुत ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा है, समझ गए ना? तो देखो इसका बहुत सारा पार्ट हो सकता है, समझे, इसका बहुत सारा पार्ट हो सकता है इंटीग्रिटी का। और कभी कभी क्या होता है कि हम इंटीग्रिटी को गलत तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। कभी कभी हम अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी हम इंटीग्रिटी को बोल देते हैं कि ये इंटीग्रिटी है। मैं उसको क्लियर डिफाइन करने के लिए पहले ये समझना होगा कि इंटीग्रिटी में मोरल वैल्यूज होना जरूरी है। यदि मोरल वैल्यूज नहीं है तो इंटीग्रिटी होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। बात समझे ना? तो पहले तो इंटीग्रिटी का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद इंटीग्रिटी का जो एलिमेंट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो लिखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी। देखो इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत सारे विद्वान बहुत कुछ बोल गए, तो एक विद्वान का लिखा हुआ चीज है जो बता रहा हूं, ये क्या है? ऑनेस्टी प्लस ट्रूथफुलनेस प्लस फुलनेस NESS प्लस एक्यूरेसी ऑफ वंस एक्शन। इसको और अच्छे से डिफाइन किया जाए तो इसको अच्छे से डिफाइन किया जाए तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज योर सेल्फ इंटीग्रेशन। मैं बताता हूँ, बस मुझे यही करना है आज क्लास में, सेल्फ इंटीग्रेशन। सेकंड, ये कंपोनेंट्स है जी, लिख लेना, ये कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रिटी, तो मैं अपने भाषा में लिख लेना वहाँ पे। ये डेफिनेशन है, ये कंपोनेंट है, सबको जोड़ देंगे तब फिर अपने आप डेफिनेशन आ जाएगा। सेल्फ इंटीग्रेशन। सेकेंड, आइडेंटिटी व्यू। इट इज अ बेटर टू पुट 1 2 3 क्रोनोलॉजी के हिसाब से होगा। ट्री देखो, यदि ट्री का बात करूं तो सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, व्यू, स्टैंडिंग फॉर समथिंग, and yes, last one is your as a virtue, and yes, further you have, एक और लिखा देता हूँ, further you have a moral purpose, जो कि इनफैक्ट उसी में आ जाएगा, फिर भी एक अलग से लिख लो। देखो ये क्या है तो समझते हैं इसको क्रोनोलॉजी के तरीके से। देखो क्या होता है तुम्हारा इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ, यानी कि सेल्फ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि यस यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने बारे में जानते हो अच्छे से, यानी कि कोई लाग लपेट नहीं, सेल्फ इंटैक्ट, यानी कोई चेंज नहीं होने वाला है। यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने बारे में अच्छे से जानते हो, तुम्हारा रोम रोम उस चीज के लिए बना हुआ है, समझ रहे हो ना? सेल्फ इंटैक्ट है, कहने का मतलब क्या है? अनकरप्टेड है ये वह सेल्फ इंटीग्रेशन, यानी खुद जुड़ना उस चीज से जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे कहीं पे भी इफ और बट का कोई सवाल ना हो, इसलिए जो कल का डेफिनेशन में नॉट टू चेंज जो बोला गया है वो सेल्फ इंटीग्रेशन ही है। हमारा बॉडी, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा दिमाग, हमारा कोइंसाइड, हर एक चीज उसी से जुड़ा हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो,
समझ गए ना, सेल्फ इंटैक्ट। यदि मैं बात करूं आइडेंटिटी व्यू का, तो आइडेंटिटी व्यू का मतलब क्या होता है तुम्हारा, कमिटमेंट, कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट टू वन सेल्फ, यानी कमिटमेंट करना, तुम्हारा ये तुम्हारा कमिटमेंट एंड डेडिकेशन दिखता है कि उस चीज़ के लिए तुम्हारे अंदर डेडिकेशन क्या है, ये तुम्हारे अंदर है। सेल्फ इंटीग्रेशन मतलब तुम्हारे अंदर है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या कमिटमेंट है, क्या तुम्हारा डेडिकेशन है। समझ गए ना, ये आइडेंटिटी है, उसको कैसे तुम रिलेट करते हो। होप सो समझ में आ गया होगा। समझ, पर्सन होल्डिंग टू कमिटमेंट टू वन सेल्फ, हाँ, कमिटमेंट डेडिकेशन टू वन सेल्फ, किसी के लिए भी हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए हो सकता है या अदर्स के लिए हो सकता है। अब देखो जैसे एग्जांपल है कि कोई भी एक ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, वो तुम्हारे अंदर रोम में है, यानी कि कण कण में है तुम्हारे अंदर, उसके प्रति तुम्हारे पास क्या है, डेडिकेशन है, कमिटमेंट है कि यस इस संस्था को तुम ये देना चाहते हो। यानी कि तुम मान लो कि एक सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट हो तो क्या हद इंटीग्रेशन, यानी कि रोम रोम पूरा यानी कि पूरी तरीके से तुम डेवलप्ड है तुम्हारा रोम रोम कि हम देश के लिए सर्विस करेंगे, है ना, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेल्फ इंटीग्रेशन हो गया कि देश, भारत देश मेरा देश है, कुछ भी होगा देख लेंगे। कमिटमेंट ब्यूरोक्रेसी को लेके कि यस आई विल डू माई सर्विस इन द बेस्ट वे, है ना, ब्यूरोक्रेसी को लेके, या फिर तुम्हारा यस हम किस लिए बनाया गया, हमको पब्लिक सर्विस डिलीवर करने के लिए, कमिटमेंट टुवर्ड्स द पब्लिक। समझ गए ना। अब बात करेंगे सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन व्यू। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो कि अभी हम डिसीजन ले रहे हैं, एक कोई प्रेजेंट डिसीजन ले रहे हैं, प्रेजेंट डिसीजन, अभी हम कोई प्रेजेंट डिसीजन लिए, और यदि हम 20 साल क्रॉस कर जाते हैं यहाँ से फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हमें ये डिसीजन कैसा दिखता है। ऐसा कई बार होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि ओहो 10 साल पहले आए थे तो क्या कर दिए थे, 10 साल पहले हमको बात भी नहीं करने आता था। तो यही 10 साल बाद हमारा उस समय का डिसीजन हमको कैसे दिखता है, ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन व्यू हुआ। तो इंटीग्रिटी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने आप को 1000 साल बाद भी देखें अभी के काम में, तो हमको संतुष्टि मिलना चाहिए उस समय भी, यस जो भी आपने पास्ट में किया बहुत अच्छा काम किया आप। ये होता है इंटीग्रिटी, समझ रहे हो ना। इसको बोलते हैं कि प्रेजेंट डिसीजन को फ्यूचर भी अप्रूव करना, फ्यूचर अप्रूवल भी मिलना। समझ गए ना। स्टैंडिंग फॉर समथिंग, स्टैंडिंग फॉर समथिंग मतलब क्या है कि कॉमन कॉज के लिए आप खड़े हो। जैसे एग्जाम्पल गांधी जी, एग्जाम्पल देखो, गांधी जी नॉन वायलेंस के लिए खड़े थे कि नहीं खड़े थे, है ना। राधा राम मोहन रॉय डाउरी के अगेंस्ट खड़े थे कि नहीं खड़े थे, सती के अगेंस्ट खड़े थे कि नहीं खड़े थे। तो स्टैंडिंग फॉर अदर्स, ये इंटीग्रिटी है। समझ रहे हो ना। तुम्हारे अंदर आया, तुमने डेडिकेशन दिखाया, तुम अपना डिसीजन, प्रेजेंट डिसीजन, फ्यूचर डिसीजन भी तुमको लग रहा है सेम ही होगा, 10 साल डाउन द लाइन भी तुम यही सोचता, ठीक है। और हाँ, किसी चीज़ के लिए तुम स्टैंडिंग हो। ये हम इंटीग्रिटी इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि हमको ये फुलफिल करना है, लोगों का भलाई करना है, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना है। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ ठीक है, कॉमन कॉज। वर्च्यू का मतलब क्या है, वर्च्यू का मतलब क्या होता है, वर्च्यू का मतलब ये है कि यस वन चेंजिंग, एक चेंजिंग बिलीफ, वन चेंजिंग बिलीफ्स, और उसको पूरी तरीके से कलेक्ट करना। देखो ओवर द पीरियड तुम्हारा समझ और तुम्हारा एक्सपीरियंस और बढ़ते चला जाएगा ना। एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड, टाइम के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। उस सब एक्सपीरियंस को रखना अपने अंदर, क्योंकि यस एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, एक्सपीरियंस मैटर करता है। हमारे इंटीग्रिटी में हमारा एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये वर्च्यू है। वर्च्यू मतलब होता है गुड चीज, वर्च्यू का मतलब ब्लेसिंग, एक तरह से गुड है, ये गुड ब्लेसिंग है, ये कह सकते गुड चीज है या फिर ब्लेसिंग है। यदि इंग्लिश में इसको देखोगे इसका मतलब होता है ब्लेसिंग बाय वर्च्यू, बाय डिफॉल्ट ऑफ समथिंग, है कि नहीं कोमल। बाय वर्च्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, है ना, जैसे हमारे जो वेंकैया नायडू है। तो समझ रहे हो ना कि वर्च्यू मतलब वन चेंजिंग बिलीफ्स, उसका एक्सपीरियंस,
समझे ना, वो सभी चीज़ क्या करे, काम करे, उसके नॉलेज में क्या हो। और वन चेंजिंग बिलीव या कलेक्ट का मतलब क्या है कि यस ही हैज़ पावर टू हैव सेल्फ एग्जामिनेशन, वो अपने आप को एग्जामिन कर सके, हर कसौटी पे वो उतर सके। सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, कि हमारा जो, क्योंकि हमारा माइंड भी चेंज होता है, हमारे पास जितना एक्सपीरियंस हुआ, तो हम जो कल सोच रहे थे हो सकता है आज कुछ और सोचे, आने वाले समय में और एक्सपीरियंस होगा, और नॉलेज होगा, और बिलीव होगा, और लोगों को सुनेंगे तो हमारा और तरीका अलग हो सकता है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंटीग्रिटी का हिस्सा है, और जो कि हमको एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम से मिलता है। समझ गए ना। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, मोरल पर्पस। तो मोरल पर्पस तो जान ही रहे हो, मोरल पर्पस का मतलब क्या है कि यस यू हैव टू डू इट, क्योंकि ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है। कि मोरल पर्पस मतलब यस मोरली क्या करना है, तुमको वर्क करना है, कोई काम को परफॉर्म करना है जी। यानी कहने का मोरली पर्पस मतलब क्या कि जो भी वर्क कर रहे हो, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, उसके ऊपर तुम्हारे पास मोरल कॉन्स्टेंट्स है। यानी कि यस आप जो काम करोगे ना, इसका तरीका क्या होना चाहिए, मोरल तरीका होना चाहिए। तो मोरल कॉन्स्टेंट्स है, मोरल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, मोरल चैलेंजेस है। और मोरल चैलेंज मतलब कोई भी आप काम को ऐसे आंख बंद करके नहीं कर सकते हो, जब काम करोगे तो अपने वर्क में मोरल वाला चीज़ दिखना चाहिए, ये है कहने का मतलब। तो जो इंटीग्रिटी जो देखते हो, इतना जो छोटा शब्द है, इसमें बहुत कुछ है, समझ गए, इसमें बहुत कुछ है। इसमें क्या क्या है तुम्हारा, फर्स्ट वन इज योर सेल्फ इंटीग्रेशन, हमारे रोम रोम में वो चीज़ बसना चाहिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि सेल्फ इंटैक्ट होना चाहिए, यानी रिफ्यूज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, समझे, अनकरप्टेड होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि सुपर ऑनेस्ट का बात करते हैं हम, सुपर ऑनेस्ट। सुपर ऑनेस्ट कब हो सकता है आदमी, हाँ सुपर ऑनेस्ट कब हो सकता है आदमी, जब कोई कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर, तभी सुपर ऑनेस्ट हो सकता है वो। दूसरा चीज़ क्या है, आइडेंटिटी व्यू। आइडेंटिटी व्यू मतलब क्या है कि हम क्या चीज़ को लेके प्रतिबद्ध है, क्या चीज़ को लेके कमिटेड है। अब हो तो गया रोम रोम, मैं पता ही नहीं कि वो रोम रोम का डायरेक्शन क्या है, तो वो भी तो पता होना चाहिए कि हाँ हम अपने लिए कर रहे हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे हैं, या फिर हम देश के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज, हाँ ये समझ गए ना, ऐसा डिसीजन कि जो बाद में भी अप्रूवल मिल जाए हमें। हाँ, एक कॉमन कॉज के लिए लड़ना है, स्टैंडिंग फॉर समथिंग। और उसके बाद देखो एज ए वर्च्यू, ये वर्च्यू होना चाहिए, यानी कि हम सेल्फ एग्जामिन करें, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम ओवर द पीरियड हमारे अंदर आ रहा है, वो हम सेल्फ एग्जामिन करके जितना भी गलत है उसको और करेक्ट करते हम चले उसको आगे बढ़े। एंड लास्ट वन इज ए मोरल पर्पस। कोई भी हम वर्क करें तो यस ऊपर में मोरल वाला चीज़ है, उसको लेके ही चलना होगा, उसको नहीं लेके चलेंगे तो फिर हमारा वर्क कैसा, इंटीग्रिटी वाला। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि उस वर्क को ही हम कहेंगे इंटीग्रिटी जिस वर्क में मोरल वैल्यूज छुपा हो। समझ में आया ना कोमल, तो यहाँ से आता है ये चीज़ जो बताए हैं, समझ में आया ना। तो ये डेफिनेशन कैसे बना है, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो जहाँ तक सवाल है टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी, कितने टाइप्स की इंटीग्रिटी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो फर्स्ट वन लिख लो, ये पर्सनल इंटीग्रिटी हो सकता है, ये आपका अंदर का इंटीग्रिटी हो सकता है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, आप जिस प्रोफेशन में हो उसको लेकर इंटीग्रिटी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। तो क्या है टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी में, क्या सभी है, क्या है टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी में तुम्हारा पर्सनल इंटीग्रिटी, तुम क्या सोचते हो, ठीक है ना। अब वो किसी को असर नहीं पड़ेगा, सेल्फ पर्सनल इंटीग्रिटी मतलब तुम अपने लिए कर रहे हो और अपने लिए मोरल वैल्यूज तुम्हारा है और तुम लेके चल रहे हो, अपना सेल्फ कंडक्ट कर रहे हो। एक प्रोफेशनल, चूंकि तुम एक IAS हो तो तुम्हारा क्या पर्सनल इंटीग्रिटी है, तुम्हारा प्रोफेशनल इंटीग्रिटी यही है कि डाउन टू अर्थ सेक्शन के लिए तुमको करना होगा काम, तुमको जिस ब्यूरोक्रेट बना के तुमको ब्यूरोक्रेसी में रखा गया वो काम तुमको पूरा करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। यदि वहाँ पे कुछ चीज़ आए जस्टिस वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट वाला, सेल्फ इंटरेस्ट को खत्म करना होगा क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रिटी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यदि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर प्रतिबद्धता होना चाहिए ना। जैसे ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हो तो तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो ना, तो तुम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कोई भी ऐसा काम मत कर दो जो सिस्टम को असर पड़े। तो सिस्टम का भी इंटीग्रिटी मेंटेन करने को हम इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी कहते हैं। और एक ब्यूरोक्रेट को सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को फॉलो करना पड़ता है।
समझ रहे हो ना, क्योंकि वो पूरा ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कोई भाषणबाजी बयान नहीं देगा, आके बहुत ही कट टू कट बोलेगा एक IAS IPS। क्यों? क्योंकि उसको इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना पड़ता है, एक संस्था का जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी समझ गए ना, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, और जो भी बोले हैं याद कर लेना तुम लोग, लिखाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं लिखाएंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या समझ में आया? तो कंक्लूजन में यही समझ में आता है कि इंटीग्रिटी मतलब होलनेस है, यानी कि टोटल चीज है। समझ गए ना? आप सुनते जाओ। कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पस ऑफ बिलीफ है, इसमें ऑनेस्टी का बात है, इसमें ऑथेंटिसिटी का बात है, जो कि हर समय चाहिए हमें। तो लिख लो, ये नोट करके लिख लो, ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। कंक्लूड कर देते हैं इससे। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी implies a wholeness, 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 तुम्हारा घर वाला मत कर देना, H वाला मत कर देना, wholeness, comma, a comprehensive corpus of beliefs, a group of beliefs, a comprehensive corpus of beliefs with an WITH, with an emphasis, with an emphasis on honesty and authenticity, honesty and authenticity, comma, requiring that one act all the times, requiring that one act all the times in accordance with the individual chosen worldview, which is a morally correct, ये मैं ऐड कर रहा हूं उस डेफिनेशन में, which is morally correct। किसी बहुत बड़ा आदमी का लिखा हुआ चीज है, उसमें मैंने ऐड कर दिया लास्ट पॉइंट। पढ़ लो क्या लिखा है, पढ़ो उसमें। The concept of integrity implies a wholeness, a comprehensive corpus of beliefs with an emphasis on honesty and authenticity, requiring that one act all the times in accordance with the individual chosen worldview, which is morally correct। समझ में आ गया ना? समझ में आया सुनील? कितना बढ़िया इंग्लिश है। ये सब पढ़ के आते हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, पूरा दिमाग खराब करने वाला लैंग्वेज सब है ये। और वो कुछ नहीं बोलना चाहता, वो बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? बोलना चाहता है कि एब्सोल्यूट ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी होना चाहिए, और जो चीज़ जो चीज़ तुम्हारा मोरली करेक्ट हो, और अपना व्यू रह सकता है आपका। अपना व्यू मतलब सेल्फ इंटीग्रेशन, समझ रहे हो ना? अपना व्यू मतलब सेल्फ इंटीग्रेशन। वहाँ पे है ना, वन बिलीव अबाउट द वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या? कोई भी चीज़ हो सकता है, क्या होना चाहिए? वो मोरली करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया ना? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, खत्म कर दिए हैं।